वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? सो आई होप दोस्तों आप रिवीजन बहुत एंजॉय कर रहे होगे। और यस, ये रिवीजन आपको एग्जाम के लिए बहुत काम की है। साथ साथ में आप क्वेश्चन जरूर करना। तो हमने ऑलरेडी सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, रिवर चार्ज एंड ईसीओ, ये कुछ टॉपिक्स पे रिवीजन कंप्लीट कर दिए। यस दोस्तों, ये टॉपिक में अगर आपने रिवीजन नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन कॉलम में प्लेलिस्ट दी है, पहले वो टॉपिक फटाफट कंप्लीट कर लेना। और आज हम देखेंगे अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है कंपोजिशन स्कीम। और आपको एक बात बता दूं, जीएसटी के जो लास्ट टॉपिक है उसकी रिवीजन ऑलरेडी मैंने रिकॉर्डेड अपलोड कर दी है, और उसकी भी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम में मिल जाएगी, जिसमें जीएसटी लास्ट टॉपिक इन डेप्थ रिवीजन, एक शॉर्ट रिवीजन है, क्विक रिवीजन है और एक इन डेप्थ रिवीजन है। तो इन डेप्थ रिवीजन का भी आपको वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मेरे वीडियोस अभी अपलोड तो होते रहेंगे, और दिवाली आ रही है बेटा, तो दिवाली आ रही है तो ऐसे केस में यस थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है, तब तक आप जीएसटी लास्ट टॉपिक जो है उसकी भी रिवीजन देख सकते हो। सो आर यू रेडी? यस और नो? तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन ऑन कंपोजिशन स्कीम। यहां पे तो बेटा यहां आते हैं कंपोजिशन स्कीम में। तो ये जो कंपोजिशन स्कीम है, पहले तो मैं आपको बता दूं, दो स्कीम है यहाँ पे। कंपोजिशन लेवी 10(1) और 10(2)(a), ख्याल रहे 10(2)(A), ये दो स्कीम है कंपोजिशन स्कीम की। जैसे जब जीएसटी आया था तो कंपोजिशन स्कीम उन्होंने जो दी गई थी, वो कंपोजिशन स्कीम ओनली मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट कैटरिंग, मतलब जो सप्लाई ऑफ गुड्स में डील करते हैं, दो लोग सप्लाई ऑफ गुड्स में डील करते हैं, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर। तो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को कंपोजिशन स्कीम दिया गया था, और सर्विस सेक्टर में सिर्फ एक ही सर्विस को कंपोजिशन स्कीम दिया था, और वो था रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग। तो मैन्युफैक्चर, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और ट्रेडर, इन तीनों को ही कंपोजिशन स्कीम थी ये। लेकिन बाद में उन्होंने यहाँ पे 10(2)(A) की नई स्कीम लाया, और ये जो है प्रीडोमिनेंटली सर्विस प्रोवाइडर के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने स्पेसिफिकली सर्विस प्रोवाइडर लिखा है, इन्होंने ये लिखा है कि जो सेक्शन 10(1) में एलिजिबल नहीं है, आई रिपीट, जो सेक्शन 10(1) में एलिजिबल नहीं है वो 10(2)(A) की स्कीम ले सकता है। लेकिन कंपोजिशन स्कीम स्टार्ट करने के पहले मैं यहाँ पे अपनी डेफिनेशन लूंगा एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट। एक बार फिर से, एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है? पहली बात तो ये आपको समझा दूं कि ये जो डेफिनेशन है बेटा, यहाँ ये ओनली कंपोजिशन स्कीम के लिए नहीं है, ये सेक्शन 2 की डेफिनेशन है जो पूरे एक्ट में काम आती है। आई रिपीट, सेक्शन 2 की डेफिनेशन है जो पूरे एक्ट में काम आती है। तो यहाँ पे सेक्शन 2 की डेफिनेशन एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर क्या कहता है? मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज। अगर मैं पहला वर्ड पढ़ूं तो ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, फिर वो गुड्स का हो, सर्विस का हो, इंट्रा स्टेट हो, इंटर स्टेट हो, कुछ भी हो, टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड होगा। तो लेकिन ऑल टैक्सेबल सप्लाई में इवन दो सब कुछ कवर हो जाता है, पर उन्होंने जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन अलग से ये भी बताया कि एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, इंटर स्टेट अंडर सेम पैन ये भी इंक्लूड होगा। अब मैं थोड़ा यहाँ डिस्कशन करना चाहूंगा। ऑल टैक्सेबल सप्लाई आ जाएगा एक्सक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। मतलब क्या, वो कुछ केसेस में जैसे 9394 में आप रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी आती है आपके ऊपर, तो रिवर्स चार्ज में जो लाइबिलिटी आती है आपके ऊपर, तो टैक्स आप पे कर रहे हो, पर वो आपका टर्नओवर नहीं है, वो आपके सप्लायर का टर्नओवर है। मतलब अगर टर्नओवर कैलकुलेशन की बात करें तो 93 और 94 के जो गुड्स और सर्विसेज है वो आपके टर्नओवर में नहीं ऐड होगा, जो बंदे ने आपको सप्लाई किया उसके टर्नओवर में ऐड होगा। टैक्स आप दोगे तो वो उसका एग्रीगेट टर्नओवर माना जाएगा, वो आपका एग्रीगेट टर्नओवर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने ख्याल रखना है। दूसरा वो कहते हैं एग्जाम सप्लाईज, एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स। नीचे अगर एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन आप देखो तो एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स नील रेटेड सप्लाई, वोनली एग्जाम और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ये पॉइंट ध्यान रखना कि एग्जाम सप्लाई में नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आता है। मतलब जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर में नील रेटेड कुछ होगा तो वो भी ऐड करना पड़ेगा, एग्जाम सप्लाई होगा तो वो भी ऐड करना पड़ेगा। और अगर नॉन टैक्सेबल सप्लाई, पेट्रोल, डीजल वगैरह, अगर इस तरह से आप सप्लाई करते हो तो वो भी आपके टर्नओवर में कंसीडर किया जाएगा, जहां पे भी जीएसटी लॉ में ये एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन लेंगे। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वो कह रहे हैं आपका एग्रीगेट टर्नओवर, ओके,
उसके बाद में ये कह रहे हैं कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो है इसमें एक्सपोर्ट सप्लाई भी इंक्लूड होगा। हाँ, जैसे आपको याद होगा तो एक्सपोर्ट सप्लाई आपका इंटरस्टेट सप्लाई माना जाता है, तो उन्होंने स्पेशली कहा है कि अगर आप कुछ एक्सपोर्ट करते हो तो वो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट बेटा वो कहते हैं इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। मतलब क्या, आप अपने सेम पैन में यानी अपने ओन एस्टेब्लिशमेंट में, जिसे हम जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में डीम डिस्टिंक्ट पर्सन कहते हैं, कुछ याद आया? तो डीम डिस्टिंक्ट पर्सन जिसका अंडर सेम पैन है पर सेपरेट रजिस्ट्रेशन है वो भी लिया जाएगा, और ये पूरा कैलकुलेशन ऑल ओवर इंडिया बेसिस लिया जाएगा। मतलब जब भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिया जाएगा तो सिर्फ इंडिविजुअल ब्रांच का नहीं लिया जाएगा, ऑल ओवर इंडिया का लिया जाएगा। हाँ, ये एग्रीगेट टर्नओवर निकालते वक्त आपको सिर्फ वैल्यू लेनी है, अगर उसमें जीएसटी वगैरह इंक्लूड होगा तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी आपको ये एक्सक्लूड कर देने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा टर्नओवर इन स्टेट। टर्नओवर इन स्टेट में वो क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन लगभग सेम है, इसलिए ये चार्ट आपको हेल्प कर देगा। और ये चार्ट जो है यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट जो है ये आपको डिटेल में बताएगा। ठीक है, कि टर्नओवर इन स्टेट लगभग सेम है, यानी ऑल टैक्सेबल सप्लाई लेना है, एग्जाम सप्लाई लेना है, एक्सपोर्ट लेना है और इंटरस्टेट लेना है। बस बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि ये आपको ऑल ओवर इंडिया बेसिस ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे कंप्यूट करना है, और टर्नओवर इन स्टेट आपको उस स्टेट का लेना है, यानी उस स्टेट से जितने भी टैक्सेबल सप्लाई होंगे, वो फिर क्यों ना वो इंट्रा हो या इंटर हो, उस स्टेट से, जैसे महाराष्ट्र से मेरी ब्रांच महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से मैंने इंट्रा किया हो या इंटरस्टेट किया हो, महाराष्ट्र से जितना सप्लाई किया, महाराष्ट्र से जितना एग्जाम सप्लाई किया, एक्सपोर्ट सप्लाई किया या इंटरस्टेट सप्लाई किया, ये सब इंक्लूड हो गए। पर ऑल ओवर इंडिया बेसिस कंपटीशन नहीं होगा और उसमें जो है जीएसटी वगैरह इंक्लूड कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये हमने दो डेफिनेशन देखी थी, एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट की। चलिए अब मैं ये दो स्कीम में आता हूँ, सेक्शन 10(1) की स्कीम, 10(2)(a) की स्कीम। ओके, 10(1) की स्कीम पहले समझ लेते हैं, अप्लीकेबिलिटी कब होगी आपको 10(1) में, यहाँ बेनिफिट कब मिलेगा? देखो, कंपोजिशन स्कीम के बेनिफिट क्या है? कंपोजिशन स्कीम के बेनिफिट है कि आपको रिकॉर्ड्स कम से कम मेंटेन करने पड़ते हैं, बहुत लो रेट से जीएसटी देना पड़ता है, और आपको इनवॉइस वाइज जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, टर्नओवर वाइज जीएसटी देना पड़ता है। और नेक्स्ट बेटा आपको ईयरली रिटर्न देना पड़ता है, क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ता है। तो ये प्रोसीजरल बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये कि आप आईटीसी ले नहीं सकते और आप टैक्स का बर्डन किसी और को पास ऑन नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ जो भी लो रेट से आप टैक्स दे रहे हो, अपने जेब से आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, कंपोजिशन स्कीम यहाँ पे रेट बहुत कम है, 1%, कुछ केस में 5%, और 10(2)(a) की स्कीम देखें तो ये इसमें बेटा 6%। तो सबसे पहले 10(1) की स्कीम कब मिलेगी आपको? ध्यान सुनना, ये पहले स्कीम को डिवाइड करना। ओके, सेक्शन 10(1) की स्कीम, सेक्शन 10(2)(a) की स्कीम। 10(1) की स्कीम कब मिलेगी आपको? ओके, अब पहली बात तो आप रजिस्टर्ड पर्सन चाहिए। मतलब क्या, यानी अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। ओके, अब देखो यहाँ पे अप्लीकेबिलिटी है रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड्स 75 लाख, अगर आप स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में हो, लेकिन बाकी सब के लिए 150 लाख होगा, बाकी अदर स्टेट के लिए 150 लाख होगा। अगर ये कंडीशन आप फुलफिल कर लेते हो तो ऐसे सिचुएशन में कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। पर 3 ऐसे स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, हिमाचल प्रदेश, आसाम और जम्मू एंड कश्मीर। कम ऑन, हिमाचल प्रदेश, आसाम और जम्मू एंड कश्मीर जो है, ये 3 स्टेट में, ये इवन दो ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है, पर आपको जो है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़, यानी ये केस में 1.5 करोड़ का लिमिट आपको मिलेगा, ओके, 3 स्टेट में, बाकी सभी स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में 75 लाख का ही लिमिट आपको मिलेगा। उसके बाद में ये जो कंपोजिशन स्कीम है, ये मैन्युफैक्चरर, कैटरिंग और रेस्टोरेंट सर्विसेज को है। ओके, मतलब क्या कि मैन्युफैक्चरर जो गुड्स का सप्लाई कर रहा है, ट्रेडर जो गुड्स का सप्लाई कर रहा है, रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विसेज या मेस वगैरह जो यहाँ पे पैरा 6 क्लॉज बी शेड्यूल 2 में कवर होती है, फिर उसमें मेज भी, ईटिंग जॉइंट्स भी कवर होते हैं। तो जो भी लोग वो पैरा 6 क्लॉज बी में कवर होते हैं ऑफ शेड्यूल 2, उन सबको ये कंपोजिशन स्कीम मिलेंगी और 1.5 करोड़ तक मिलेगी, यानी उनको 1.5 करोड़ तक लो रेट से जीएसटी पे करने का ऑप्शन है। तो 10(1) की कंपोजिशन स्कीम बड़ी स्कीम है, 1.5 करोड़ तक का ऑप्शन आपको देती है। आई रिपीट, 1.5 करोड़ तक का ऑप्शन आपको देती है स्कीम। नाउ अब एक सवाल आता है, और वो सवाल यहाँ पे ये है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम दे रहे हो, कम ऑन, बात
बात सुनना मेरी। अब अगर आप कंपोजिशन स्कीम में सप्लाई कर रहे हो और गुड्स का सप्लाई कर रहे हो, क्योंकि 10(1) की स्कीम प्रीडोमिनेंटली जो सप्लायर ऑफ गुड्स है और सर्विस सेक्टर में ओनली रेस्टोरेंट कैटरिंग इनको ही अवेलेबल है, तो क्या गुड्स के साथ आप सर्विस दे सकते हो? तो 10(1) आपको सर्विस अलाउ करता है। मैन्युफैक्चरर को एक्स्ट्रा सर्विस अलाउ करता है, ट्रेडर को एक्स्ट्रा सर्विस अलाउ करता है इन एडिशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स, और रेस्टोरेंट कैटरिंग को यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विस सप्लाई अलाउ करता है। मतलब 1.5 करोड़ की वो रेस्टोरेंट कैटरिंग तो सर्विस दे गई, उसमें रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विस के साथ साथ मार्जिनल सर्विस भी देगा, इसे मैं मार्जिनल सर्विस कहता हूं। लेकिन उनका जो मेन सप्लाई ऑफ गुड्स है प्लस ये मार्जिनल सर्विस है, ये दोनों मिला के 1.5 करोड़ या 75 लाख क्रॉस नहीं होना चाहिए। मार्जिनल सर्विस वो कितना दे सकता है? तीनों भी लोग, तो ये मार्जिनल सर्विस दे सकते हैं अप टू वैल्यू 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और ₹5 lakhs विच इज हायर। ख्याल रहे, ये टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर आपके पास चार्ट होगा तो एक करेक्शन कर लेना, और वो है टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो आपका टर्नओवर इन स्टेट रहेगा उसका 10% या फिर ₹5 lakhs विच एवर इज हायर। कम ऑन, विच एवर इज हायर, ये आप एक्स्ट्रा सर्विस दे सकते हो। अदर देन दो सर्विस करो अंडर 6B शेड्यूल 2। ये अदर देन का मतलब क्या है, थोड़ा इसके ऊपर मैं अलग से डिस्कशन लूंगा। ओके, मैं स्पेशल डिस्कशन लेना चाहूंगा यहाँ पे मार्जिनल सर्विस से रिलेटेड, जो हम बाद में देखेंगे। ओके, यहाँ पे और एक नोट मैंने यहाँ नीचे दी है कि जब आप टर्नओवर इन स्टेट लोगे, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन है, जब आप पिछले साल का टर्नओवर इन स्टेट लोगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ 10%, तो उसमें इंटरेस्ट और लोन एडवांसेस और डिपॉजिट कंसिडर नहीं करोगे। लेकिन ओके, इसके ऊपर भी मैं एक स्पेशल डिस्कशन लूंगा, क्योंकि 2-3 एरिया में मैं यहाँ पे ये चार्ट का डिस्कशन होने के बाद स्पेशल डिस्कशन लूंगा, इसलिए अगर आपके कोई भी कंफ्यूजन होगे तो उसमें क्लियर हो जाएगी। आई होप मेरी स्पीड नॉर्मल है, सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो ये बात हुई रिगार्डिंग टू यहाँ पे 10(1) की कंपोजिशन स्कीम। अब 10(2)A की कंपोजिशन स्कीम, अब 10(2)A की कंपोजिशन स्कीम किसको मिलेगी? 10(2)A की कंपोजिशन स्कीम उसको मिलेगी जो 10(1) इनमें एलिजिबल नहीं है, यानी 10(1) या 10(2), क्योंकि 10(1) के कनेक्टेड 10(2) है, तो जो 10(1) और 10(2) में एलिजिबल नहीं है वो बंदा यहाँ पे 10(2)A की स्कीम लेना चाहता है, 10(2)A की स्कीम उसको मिल जाएगी। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, 10(2)A ने ये नहीं कहा है कि हमारी स्कीम सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर के लिए हो। 10(2)A ने ये कहा कि जो 10(1) और 10(2) में एलिजिबल नहीं है वो यहाँ पे ले सकता है। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और आप 10(1) में एलिजिबल नहीं हुए, आप ट्रेडर हो और 10(1) में एलिजिबल नहीं हुए, तो आप 10(2)A के इसमें एलिजिबल हो सकते हो। सबको यहाँ पे सबका बदला लेगा 10(2)A। मतलब क्या कि यहाँ पे हर वो जो 10(1) में एलिजिबल नहीं है वो 10(2)A में स्कीम ले लेगा। ठीक है, तो ये स्कीम कब मिलेगी? जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से नीचे हो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको करंट ईयर में 50 लाख तक ये स्कीम मिलेगी। ओके, तो पहली कंडीशन कि आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर ओके 50 लाख से नीचे है, तो करंट ईयर में आपको 50 लाख तक ये स्कीम मिलेगी। तो मेन डिफरेंस क्या है बेटा, ये स्कीम आपको पिछले साल भी 1.5 करोड़ देता है और करंट ईयर में भी 1.5 करोड़ देता है, यानी 1.5 करोड़ तक आप लो रेट से जीएसटी पे करोगे। इसमें पिछले साल 50 लाख ही देखा जाएगा और करंट ईयर में भी आपको कंपोजिशन स्कीम 50 लाख तक ही मिलेगी। तो ये था सर, कोई सिचुएशन बताइए ना कि जो 10(1) में एलिजिबल नहीं है तो यहाँ ले सकता है क्या? तो ये सिचुएशन थोड़ा मैं आगे और आपको क्लियर करूंगा। तो ये था बेटा 10(1) और 10(2)A की स्कीम। अब 10(2) की कंडीशंस क्या है? ओके, अगर आपको 10(1) की स्कीम लेना है और आपको करंट ईयर में स्मॉल परसेंटेज ऑफ रेट से टैक्स देना है, मे बी 1%, और रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो 5%। तो रेट ऑफ टैक्स मैंने नीचे दिए है, थोड़ा अगर आप नीचे आ जाते हैं तो चलो रेट ऑफ टैक्स भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में 10(2) पर जाएंगे। रेट ऑफ टैक्स ऐसे बेटा, मैन्युफैक्चरर होगा, ध्यान से सुनिएगा, मैन्युफैक्चरर होगा तो CGST 0.5%, SGST 0.5%, एंड टोटल आपका जीएसटी रेट जो है वो 1% होगा। और टर्नओवर 1% किसका? टर्नओवर इन स्टेट, ये ख्याल रखा जाए, 1% किसका? टर्नओवर इन स्टेट, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी। तो ख्याल रहे, टर्नओवर इन स्टेट का तो आपको ऑल टैक्सेबल सप्लाई लेना है और उसमें एग्जाम सप्लाई, नील रेट सप्लाई भी ऐड करना है। ऑल टैक्सेबल सप्लाई लेना है, उसमें एग्जाम सप्लाई और नील रेट सप्लाई भी ऐड करना है। हाँ, आपको नॉन टैक्सेबल ऐड नहीं करना है, क्योंकि 10(2) कहता है कि अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो आप उसी दिन कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। इसलिए ओके, हमें जब टर्नओवर इन स्टेट लेना है तो ऑब्वियसली हमको ये सोच के चलना पड़ेगा कि इसका टैक्सेबल होगा, नील रेट होगा, वोनली एग्जम्प्ट होगा, नॉन टैक्सेबल नहीं होगा। क्योंकि नॉन टैक्सेबल रहा कि करंट लग गया, कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हुई, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई रहा कि विड्रॉ हो गया, कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो
जाएगी। तो ऐसे केस में टर्न ऑन स्टेट। रेस्टोरेंट कैटरिंग के केस में भी आपको टर्न ऑन 5% रेट दिया गया है और वो टर्न ऑन स्टेट का लेना है। रेस्टोरेंट कैटरिंग के केस में भी आपको टर्न ऑन स्टेट का लेना है। ये बेटा यहाँ पे चार्ट में शायद आपकी इसमें गलती हो सकती है कि यहाँ पे टर्न ऑन स्टेट और ये वाला पार्ट जो है टर्न ओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये ट्रेडर के लिए है। चार्ट में आपकी इसमें गलती हो सकती है। ओके, तो ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। ओके, रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो ओनली टर्न ओवर इन स्टेट रहेगा और यहाँ पे ट्रेडर रहेगा तो ट्रेडर 0.5%, 0.5% दैट इज 1% ऑफ ओके टर्न ओवर इन स्टेट, यानी एक्चुअली वो ऊपर चले गया अलाइनमेंट में, वो नीचे चाहिए था। टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन अ स्टेट, उसका लिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप 10-2A की स्कीम में हो, सुनिएगा 10-2A की स्कीम में क्या रेट मिलेगा आपको, 3+3 यानी 6% और 6% आपको मिलेगा टर्नओवर इन स्टेट का। ओके, टर्नओवर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन अ स्टेट, तो आपको ये इसका लेना है। तो रेट क्या है, 1% टर्नओवर इन स्टेट, 5% टर्नओवर इन स्टेट। ट्रेडर का होगा, अब मैं ध्यान से ये बात सुनना, ट्रेडर का होगा तो 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ टर्न इन स्टेट। मतलब क्या, ट्रेडर के केस में आपको वोनली एग्जम्प्ट और नील रेट ऐड नहीं करना है। ट्रेडर के केस में वोनली एग्जम्प्ट और नील रेट आपको ऐड नहीं करना है, वो केस में आपको जो टैक्सेबल है वही लेना है। तो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर में क्या डिफरेंस है, अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो आपको टैक्सेबल प्लस वोनली एग्जम्प्ट प्लस नील रेट होगा तो वो भी कंसीडर करना है। तो ट्रेडर के केस में ओनली टैक्सेबल सप्लाई कंसीडर करना है। ओके, और 10-2A की स्कीम में आप होगे तो 6% आपको जो लगेगा वो 6% टर्न ओवर इन स्टेट ऑफ गुड्स। मतलब इसमें भी टर्न ओवर इन स्टेट अगर मैं लूं तो टर्न ओवर इन स्टेट में आपको टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट प्लस नील रेट, यानी सभी केस में टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट प्लस नील रेट लेना है, एक्सेप्ट ट्रेडर। ट्रेडर के केस में आपको टैक्सेबल लेना है। चलो, ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। अब मैं इस पॉइंट पे आता हूं, 10-2 की स्कीम लेनी है, ध्यान से सुनना सभी लोग। अगर आपको 10-2 की स्कीम लेनी है तो कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर ये कंडीशंस फुलफिल करते हो तो आपको 10-2 की स्कीम मिलेगी। पहली कंडीशन, पर्सन ऑप्टिंग फॉर स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) मे बी मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और ट्रेडर कैन नॉट सप्लाई एनी सर्विस एक्सेप्ट अलाउड इन प्रोविजो 2 ऑफ सेक्शन 10(1). मतलब ओके, इन शॉर्ट वो क्या कहना चाहते हैं, जितना आपको जो कितना सर्विस अलाउ किया है, आपको एक तो रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विस अलाउ किया और दूसरा मार्जिनल सर्विस अप टू 10% और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, ये अलाउ किया है। इससे ज्यादा आप सर्विस नहीं दे सकते हो। अगर आप इससे ज्यादा सर्विस दोगे तो कंपोजिशन स्कीम 10(1) की उसी दिन विड्रॉ हो जाएगी। लेट्स टेक एग्जांपल, आपको करंट ईयर में कितना कंपोजिशन स्कीम मिला है, 1.5 करोड़ का। तो आप मैन्युफैक्चरर हो समझ लो और आप गुड्स का सप्लाई कर रहे हो, तो गुड्स के सप्लाई के साथ करंट ईयर में आप जो है 1% टैक्स में सर्विस दे सकते हो और वो सर्विस 10% ऑफ टर्न इन स्टेट ऑफ प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख तक दे सकते हो। जिस दिन आपने ये मार्जिनल सर्विस खत्म कर दी, ओके, मार्जिनल सर्विस खत्म कर दी, उसी दिन आपकी टर्नओवर उसी दिन आपकी कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10(1) की विड्रॉ हो जाएगी। इवन दो आपका करंट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ है, समझ लो आपका टर्नओवर टोटल यहां पे 70 लाख ही हुआ है, पर आपको जितनी सर्विस मिली थी, मार्जिनल सर्विस का लिमिट मिला था, वो अगर एक्सीड हो जाता है और उसके बाद अगर आप सर्विस देते हो तो उसी वक्त कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। एक सवाल आ सकता है कि सर मेरा 70 लाख का टर्नओवर हुआ करंट ईयर में और मेरी मार्जिनल सर्विस की लिमिट एग्जॉस्ट हो गई, तो इसके बाद ओनली मैं अगर सप्लाई ऑफ गुड्स करूं तो इसके बाद ओनली आप सप्लाई ऑफ गुड्स करो तो 1.5 करोड़ तक जा सकते हो। लेकिन मार्जिनल सर्विस एग्जॉस्ट होने के बाद 1 रुपए का भी सर्विस आपने एक्स्ट्रा दिया तो फिर विड्रॉ होगी। अगर आपने सर्विस देना बंद कर दिया तो 1.5 करोड़ तक आप गुड्स का सप्लाई कर सकते हो, पर मार्जिनल सर्विस से ज्यादा आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट अगर हम देखें यहां पे, ठीक है, तो सेकंड कंडीशन है नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स ओके विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी एक्ट। मतलब क्या, यहां पे कि आप जो है सप्लाई ऑफ गुड्स में एंगेज नहीं चाहिए। आई रिपीट, सप्लाई ऑफ गुड्स में एंगेज नहीं चाहिए जो नॉन टैक्सेबल है। अब अगर कोई नवंबर 21 के लिए मेरा ये चार्ट रिवीजन देख रहा होगा वो भी देख सकता है, जहां जहां छोटे छोटे चेंज हो गए मैं बता दूंगा। यहां नवंबर 21 के लिए अगर होगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज दोनों भी कवर कर लिया है। लेकिन जो मई 21 के लिए अपीयर्ड हो रहा है, आई रिपीट, जो मई 21 के लिए अपीयर्ड हो रहा है बेटा, तो वो स्टूडेंट जो है यहां पे सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा, लेकिन नवंबर के लिए दोनों है, सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे
अगर आप कोई नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं पूरे इंडिया में कहीं पे भी, जब मैं एग्रीगेट टर्नओवर लूंगा पूरे इंडिया में कहीं पे भी अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे होगे तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। या फिर आपने करंट ईयर में कोई पेट्रोल पंप डाल दिया, तो जिस दिन से आपने सप्लाई चालू किया, सुनना मेरी बात, जिस दिन से आपने सप्लाई चालू किया वहां से ये कंपोजिशन स्कीम प्रोस्पेक्टिवली विड्रॉ हो जाएगी, रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं बेटा। जब जब से आपने नॉन टैक्सेबल सप्लाई शुरू किया वहां से ये कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी प्रोस्पेक्टिवली। उसके बाद में नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, और अगर आप नवंबर 21 के लिए अपीयर्ड हो रहे हो तो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज दोनों भी। मतलब क्या, यहां पे आप कोई इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि अगर आप इंटरस्टेट में क्या आता है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, या फिर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन, अगर आप कोई एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन करंट फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हो या इंटरस्टेट सप्लाई करंट फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हो तो उसी दिन कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ कर लिया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ कलेक्टिंग टीसीएस, मतलब आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, जो आपका टीसीएस काटेगा तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। ओके, नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। अब नोटिफाइड गुड्स मतलब क्या, आइसक्रीम, एडिबल आइस, पान मसाला एक्सेट्रा। अगर आप इस गुड्स के नोटिफाइड मैन्युफैक्चरर हो, जिसमें एरिएटेड वाटर, टोबैको सब्सटीट्यूट्स भी आता है, इस गुड्स के अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। या करंट फाइनेंशियल ईयर में जब भी आपने इस गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग चालू किया उसी दिन कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ कर ली जाएगी। और एक क्लास, नीदर सीटीपी और एनआरटीपी, मतलब सीटीपी यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी मतलब यहां पे नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो आपने अगर इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया तो जिस दिन भी आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया उसी दिन कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ कर ली जाएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे में भी 6 महीने पहले क्लास किया होगा, यानी नवंबर 21 के लिए नहीं कह रहा हूँ, उसके पहले यानी मई के लिए मेरे पास क्लास किया होगा या उसके पहले भी क्लास किया होगा, तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि ये 10-2 की कंडीशन प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों इसमें लगेगी। मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर में इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई किया होगा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई किया होगा या फिर आपने ईसीओ सप्लाई किया होगा तो करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। और यहाँ पे पहले जो पुराना मॉड्यूल था इंस्टीट्यूट का उसमें आईसीएआई का भी यही व्यू था। यहाँ पे गवर्नमेंट का तो अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं, लेकिन अब आईसीएआई अपना नया क्लियर व्यू लेके आ चुकी है। और नया क्लियर व्यू क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नया क्लियर व्यू क्या है, नया क्लियर व्यू है कि 10-2 की कंडीशंस ओनली करंट ईयर में अप्लाई होगी, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई नहीं होगी। एक बार फिर से, 10-2 की कंडीशन ओनली करंट ईयर में अप्लाई होगी, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई नहीं होगी। मतलब ये हुआ कि मतलब यहां पे अगर आपने ध्यान सुनिएगा, आपने पिछले साल इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई किया हो, आपने पिछले साल नॉन टैक्सेबल सप्लाई किया हो, आपने पिछले साल कोई ईसीओ सप्लाई किया हो, सीटीपी एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन लिया हो या फिर नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग किया होगा पिछले साल, उससे अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपने पिछले साल कुछ भी किया हो उससे आपकी कंपोजिशन स्कीम करंट ईयर में अफेक्ट नहीं होगी, करंट ईयर में आपकी कंपोजिशन स्कीम अफेक्ट नहीं होगी। इसलिए ये बहुत क्लैरिटी से इंस्टीट्यूट अभी इस बार नए मटेरियल में आई है और उन्होंने अभी मैंने मेल भी किया तो इंस्टीट्यूट ने यही जवाब दिया कि यस दिस कंडीशंस ओनली एप्लीकेबल फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। इसलिए पिछले साल आपने कुछ भी गोरख धंधा किया हो उससे कोई कंसर्न नहीं, कुछ भी किया हो उससे कोई कंसर्न नहीं है, आपकी कंपोजिशन स्कीम अफेक्ट नहीं होगी। मैं ये बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है। आपकी कंपोजिशन स्कीम अफेक्ट नहीं होगी, जो भी अफेक्ट होगी वो करंट ईयर में ही अफेक्ट होगी। मतलब करंट ईयर में जिस दिन आपने मार्जिनल सर्विस से ज्यादा सर्विस दे दी या नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर दिया या फिर इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर दिया या फिर आपने ईसीओ सप्लाई किया या आपने नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग या सीटीपी एनआरटीपी किया, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में जिस दिन किया उस दिन इमीडिएटली ये कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी और प्रोस्पेक्टिवली आप नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स जो 5%, 12%, 18%, 28% है वो दोगे। ओके, रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं, प्रोस्पेक्टिवली अफेक्ट होगी जिसमें 1% की स्कीम अब आपको आगे नहीं मिलेगी। तो ये 10-1 की स्कीम है। समझ में आया दोस्तों? यस और नो? जोर से बोलो हाँ सर समझ में आया। ओके, ये तो हमने देखा 10-2 की स्कीम।
दूसरा 10 to A, 10 to A की स्कीम भी अगर आप ले रहे हो तो सेम कंडीशन अप्लीकेबल है। कौन सी कंडीशंस अप्लीकेबल है कि वो नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी एक्ट। हाँ, ख्याल रहे लगभग कंडीशन सेम है, सिर्फ पहली कंडीशन छोड़ के, क्योंकि अगर आप 10(1) की स्कीम ले रहे हो तो आप सिर्फ कुछ लिमिट तक सर्विस दे सकते हो। 10(2)A में वो पहली वाली कंडीशन नहीं है। क्यों पहले वाली कंडीशन नहीं है बेटा? क्योंकि ये 10(2)A की स्कीम है ही सर्विस प्रोवाइडर के लिए। तो 10(2)A की स्कीम में वो ऐसा कैसा बोल सकते हैं कि नहीं 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 सर्विस नहीं दे सकते? अरे ऐसा कैसे बोल सकते हैं? प्रीडोमिनेंटली सर्विसेज के लिए, प्रीडोमिनेंटली सर्विसेज के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे जहां तक देखा जाए तो नॉट एंगेज इन बाकी कंडीशन सेम है, मतलब उसने नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना चाहिए। हाँ, उसने नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना चाहिए, उसने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना चाहिए, उसने यहाँ पे ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं करना चाहिए, नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चर नहीं होने चाहिए, और वो सीटीपी और एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहिए। तो उसको कंपोजिशन स्कीम 10(2)A की मिलेगी। तो अब मैं एक पॉइंट पे डिस्कशन करना चाहूंगा कि सर ये बताइए 10(2)A की स्कीम, सुनना ध्यान से सर ये बताइए कि 10(2)A की स्कीम जो है उस बंदे को मिलेगी जो 10(1) में एलिजिबल नहीं हुआ। 10(1) में एलिजिबल नहीं हुआ तो 10(2)A मिलेगा। यस, फिर वो सर्विस प्रोवाइडर हो, वो मैन्युफैक्चरर हो, सुनना, वो सर्विस प्रोवाइडर हो, वो मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो। सबसे पहले तो एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा मैं 2 मिनट यहाँ खेल खेलना चाहूंगा। ओके, यस, चार्ट रिवीजन में भी खेल खेलना चाहूंगा। जैसे 10(1) और मैं प्योरली सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं सर्विस के अलावा जो है कुछ नहीं करता हूं। तो मैं 10(1) के पास गया। ओके, मैंने कहा कि सर मुझे कंपोजिशन स्कीम चाहिए। 10(1) ने कहा रुक जाओ। ओके, क्या आप मैन्युफैक्चरर हो? नहीं सर, मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूं। ओके, क्या आप रेस्टोरेंट कैटरिंग वाले हो? नहीं सर, मैं नहीं हूं। ओके, क्या आप ट्रेडर हो? ओके, यानी गुड्स का सप्लाई करते हो? नहीं सर, मैं तो प्योरली सर्विस प्रोवाइडर हूं। तो 10(1) कहेगा गेट आउट, गेट आउट, 10(2)A के पास जाओ। मैं 10(2)A के पास गया, मैंने कहा सर 10(1) ने मुझे वहां से निकाल दिया है। ओके, यहाँ पे क्या 10(2)A की स्कीम मिलेगी? 10(2)A ने कहा कि जो 10(2)A से निकल गया वो हमारे पास ट्राई कर सकता है। तो मैं प्योरली सर्विस प्रोवाइडर हूं, तो मुझे यहाँ मिलना ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में नो डाउट फिर यहाँ थोड़े कम अमाउंट का मिलेगा, 50 लाख का मिलेगा, पर मिल जाएगा, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर को मिल सकता है अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का 50 लाख से नीचे है। लेकिन मुझे ये कंडीशंस तो यहां पे भी फुलफिल करना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल, ओके, मैन्युफैक्चरर गया 10, क्योंकि पहले तो 10(1) के पास ही जाना पड़ेगा, 10(2)A के पास तो सवाल ही नहीं आएगा, 10(1) के पास ही जाना है। मैं 10(1) के पास गया, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, क्या मुझे कंपोजिशन स्कीम 1.5 करोड़ की मिलेगी? 10(1) ने कहा हाँ, तू मैन्युफैक्चरर है, तुझे जरूर मिल जाएगी कंपोजिशन स्कीम 1.5 करोड़ की। ओके सर, लेकिन मैंने ना इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर दिया। ओहो, तूने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर दिया क्या? गेट आउट, गेट आउट, नहीं मिलेगी। अच्छा, यहां से नहीं मिला, मैं ओके परेशान हुआ, मैं 10(2)A के पास गया, मैंने 10(2)A को कहा, ध्यान सुनना यहां पे, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा स्पैम मत करो, वैसे भी मैं आपके डाउट्स की तरफ और कमेंट्स की तरफ ध्यान देने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा आज ऑब्जेक्ट जो है ओके वो है कि ये आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। तो अब देखो बेटा, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्कीम है 10(1) की, यहाँ मैन्युफैक्चर को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई किया, तो उसने सोचा चलो यार नहीं मिला तो नहीं मिला। ओके, 10(2)A तो अपना है ना, ये तो दे देगा। ये तो बोलता है कि जो 10(1) में एलिजिबल नहीं है हमारे पास आ जाओ। तो ये मैन्युफैक्चर ने कहा 10(2)A को कि सर ओके मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे अब स्कीम चाहिए, आपकी स्कीम चाहिए, आप तो सबको स्कीम देते हो। तो 10(2)A कहेगा भाई मैन्युफैक्चर होगा तो भी तुझे मिल सकती है, 50 लाख के नीचे तेरा प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर चाहिए, लेकिन तू हमारे अंडर में भी एलिजिबल नहीं रहेगा। तू क्यों हमारे अंडर में एलिजिबल नहीं रहेगा? क्योंकि हमारी भी सेम कंडीशन है, और क्या कि तूने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना चाहिए। तू अगर इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है तो हम भी नहीं देंगे। मतलब कहूं क्या आपको, एक बहुत ही सिंपल वे में लॉजिक में कहना चाहता हूं, ये यहां पे पहली वाली कंडीशन छोड़ के बाकी कंडीशन सेम है, इसलिए 10(1) में अगर आप इन एलिजिबल हुए कंडीशन बी सी डी ई एफ की वजह से, तो सेम यहां पे भी नहीं मिलेगा। हाँ, 10(1) में एक मैन्युफैक्चरर जिसने मार्जिनल सर्विस से ज्यादा सर्विस दे दी, मतलब जितना 10% अलाउ था उससे ज्यादा सर्विस उसने दे दी, सुनना ध्यान से, बस वो एरिया में अगर वो इनएलिजिबल हुआ क्योंकि मार्जिनल सर्विस से ज्यादा सर्विस दे दी, तो फिर सेम कंडीशन यहां पे नहीं है, मतलब उस बंदे को यहां स्कीम मिल जाएगी। लास्ट आई वांट टू कंक्लूड, समझा तो ठीक, नहीं तो बेटा ये चार्ट रिवीजन है क्या। तो 10(2)A की स्कीम सर्विस प्रोवाइडर को मिलेगी, मैन्युफैक्चरर और वो मार्जिनल सर्विस से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और
उसका टर्नओवर 50 लाख से नीचे है तो उसको भी मिल सकती है। ट्रेडर जो मार्जिनल सर्विस से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और टर्नओवर 50 लाख से नीचे है तो उसको यहां मिल सकती है, बाकी तो कंडीशन सेम है। ओके, तो ये हमने देखा। उसके बाद में प्रोविजो टू 10(2)(a क्या कहता है? प्रोविजो टू 10(2)(a ये कहता है कि यहाँ पे अगर ये कंपोजिशन स्कीम चाहिए तो ये कंपोजिशन स्कीम मिलेगी तो सबको मिलेगी। बेटा ध्यान सुनना, ये कंपोजिशन स्कीम मिलेगी तो सभी ब्रांचेस को एक साथ मिलेगी। अगर तू है तो पूरी कायनात है, तू नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब मिलेगी तो सबको मिलेगी, नहीं तो कुछ नहीं। मतलब एक भी बंदा इन एलिजिबल हुआ, ध्यान सुनना, एक भी बंदा इन एलिजिबल हुआ तो फिर ये कंपोजिशन स्कीम किसी को नहीं मिलेगी। और सेम कंडीशन 10(2)(a में है। जहां तक रेट की बात है, रेट में हमने ये देखा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बताओ कि 10(1) की स्कीम या 10(2)(a की स्कीम ऑप्शनल है, आप नहीं लेना चाहते हो तो आप नॉर्मल स्कीम में टैक्स उसका पे कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये था सेक्शन 10(1) और ये था 10(2)(a। उसके बाद में यहाँ पे यस, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा और वो ये, और इसके रिलेटेड और डिटेल में आगे मैं डिस्कस करूंगा। और वो क्या? For the purpose of computing aggregate turnover of person for determining his liability to pay tax under this scheme, ठीक है, मैं just a minute बेटा। For the purpose of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax under this scheme, aggregate turnover shall includes value of supplies made by such person from the first day of April of the financial year to the date when he become liable for registration under this act, but shall not includes turnover in state or turnover in union territory अच्छा, एक लाइन नहीं आई, एक लाइन प्रिंट में नहीं आई है, बट शैल नॉट इंक्लूड्स, यहां पे आप ऐड कर देना इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट्स, लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट। चलिए, ये लाइन यहाँ पे टाइप नहीं हुई है, ठीक है। और उसके बाद में टर्नओवर इन स्टेट का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो अब मैं एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करना चाहूंगा। देखो, सेक्शन 2 में एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन तो डिफाइंड है, ठीक है, सेक्शन 2 में एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन तो डिफाइंड है और टर्नओवर इन स्टेट की भी डेफिनेशन डिफाइंड है, वो तो आपको लेना है। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं, वो कहते हैं कि जब भी कंपोजिशन लेवी की बात आएगी, आई रिपीट, जब भी कंपोजिशन लेवी की बात आएगी तो इस हम एक बात आपको एक्सप्लेन कर देते हैं और वो एक्सप्लेन करते हैं कि इस एग्रीगेट टर्नओवर को या टर्नओवर इन स्टेट को आपको कैसे लेना है। तो एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट को आपको इस तरह से लेना है बेटा कि इसमें आप इंटरेस्ट वाला एलिमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांसेस या डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस या डिपॉजिट आप कंसिडर नहीं करोगे। ये एग्रीगेट टर्नओवर में कंसीडर नहीं करोगे, इसको आप एक्सक्लूड करेंगे। अब बेटा मैंने इंटरेस्ट, लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट जो है यहाँ पे इसके अलग अलग इफेक्ट्स बताए जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आई नीड सम टाइम, मैं स्पेशल डिस्कशन लूंगा। सबसे पहले चार्ट वाला पार्ट मैं कंप्लीट कर देता हूँ और मैं 2 स्पेशल डिस्कशन आपके साथ जरूर करना चाहूँगा। एक है कि वो मार्जिनल सर्विस का और दूसरा इंटरेस्ट, लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट। उसके पहले मैं थोड़ा ये चार्ट कंप्लीट कर देता हूँ। चलिए, कंडीशंस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, तो कंडीशंस सेम एज अबव एफ, मतलब क्या, रूल में जो कंडीशंस दी है कि यहां पे आप सीटीपी और एनआरटीपी नहीं होने चाहिए, आपने सीटीपी या फिर एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहिए। अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस किया होगा और आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है तो रिवर चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं समझाना चाहूंगा, क्या कि
अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आपके आउटवर्ड सप्लाई पे, ध्यान सुनिएगा, आपके आउटवर्ड सप्लाई पे आप जो है 1% या 5% या 6% का स्कीम ले सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई इनवर्ड सप्लाई होगा जिसमें रिवर्स चार्ज में है, तो आपको नॉर्मल रेट से टैक्स देना पड़ेगा। इनवर्ड सप्लाई पे रिवर्स चार्ज में आपको नॉर्मल रेट से टैक्स देना पड़ेगा। कंपोजिशन स्कीम आप इनवर्ड सप्लाई पे नहीं अप्लाई कर सकते। उसके बाद में आप आप बिल ऑफ सप्लाई बनाओगे। दूसरा बेटा, यहां पे अगर हम बात करें तो आपको यहाँ जहां तक देखा जाए तो कंपोजिशन टैक्स पेयर, ये आपको जो है यहाँ बिजनेस प्रीमाइसेस में क्लियर लिखना पड़ेगा, इनवॉइस में भी आपको लिखना पड़ेगा कि आप कंपोजिशन स्कीम में हो। 10(3) 10(3) ये कहता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर की कंडीशन यानी 1.5 CR या फिर 75 लाख का कंडीशन फुलफिल कर लिया या 50 लाख का कंडीशन फुलफिल कर दिया, तो करंट ईयर में आपको कंपोजिशन लेवी 1.5 CR मतलब 150 लाख या 75 लाख या 50 लाख, इतना ही करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम मिलेगा। जैसे ही करंट ईयर में आपने ये टर्न और एक्सीड कर दिया बेटा, तो वो सिचुएशन में उसी दिन कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। अदर कंडीशन 10(4) की कंडीशन, आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, आप आईटीसी नहीं ले सकते। थर्ड, आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। 10(5) की कंडीशन मतलब 10(5) की कंडीशन है पेनल्टी की। अगर आपने कंपोजिशन लेवी ले लिया, इवन दो आप एलिजिबल नहीं थे, तो भी आपने ऑप्ट कर लिया और बाद में पता चला कि आप तो एलिजिबल नहीं थे, तो आपको टैक्स तो मांगा ही जाएगा, एज वेल एज पेनल्टी एज पर सेक्शन 73 74 के हिसाब से लगाई जाएगी। तो ये था कुछ कंडीशन फॉर कंपोजिशन स्कीम। उसके बाद में बेटा मैं यहाँ पे रूल पे आता हूँ। रूल 3 क्या कहता है, सीजीएसटी रूल, कि आपको कंपोजिशन स्कीम लेनी है तो इंटीमेशन करनी पड़ेगी। इसमें दो सिचुएशन है। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आरईजी 01 में पार्ट बी में ही, मतलब आरईजी 01 रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो इस फॉर्म में ही पार्ट बी में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि यू आर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम। अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो वो सिचुएशन में, रजिस्ट्रेशन में डिक्लेयर कर दिया तो वही इंटीमेशन मानी जाएगी। लेकिन दूसरी बात बेटा, कंपोजिशन स्कीम जो है, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हो और इस साल कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो, क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या फिर 75 लाख या 50 लाख से नीचे है और इस साल आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो, तो वो सिचुएशन में आपको फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के पहले यानी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको इंटीमेट करना पड़ेगा कि आप कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर रहे हो। जब आप ये सीएमपी 02 में इंटीमेशन दोगे, सुनो, सीएमपी 02 में इंटीमेशन दोगे कि आप इस साल से कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो, तो कोई एक ब्रांच में आपने कॉमन पोर्टल पे दे दिया तो सभी ब्रांच का इंटीमेशन माना जाएगा। इज इट क्लियर? अब एक बात अब याद आई इसलिए और कह देता हूं, कंपोजिशन स्कीम जो है आपको हर साल मिलती है प्रोवाइडेड दैट आप सभी कंडीशंस फुलफिल करते हो। मतलब क्या कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख या 50 लाख से नीचे है तो आपको करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम मिल जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको इस साल कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, सॉरी, इस साल आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिली। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आपका 1.5 करोड़ से ज्यादा था। इस साल आपका टर्नओवर जो है 80 लाख ही था, पर आपने कंपोजिशन स्कीम नहीं लिया। पर नेक्स्ट ईयर आप अगेन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि जब जब भी करंट फाइनेंशियल ईयर में आपको कंपोजिशन लेवी स्कीम लेना है तो आपको ओनली एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कंसीडर करना है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्रॉस नहीं होता है तो आप करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। ओके, इफेक्टिव डेट, नॉर्मली ये कंपोजिशन स्कीम 1 अप्रैल ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर अप्लाई होती है, लेकिन आप इन बिटवीन कंपोजिशन स्कीम तब ले सकते हो जब पहली बार रजिस्ट्रेशन, समझ लो आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन अक्टूबर में करवाया, जबकि कंपोजिशन स्कीम तो 1 अप्रैल से लागू हो जाती है। अब आपने अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन करवाया तो ओनली रजिस्ट्रेशन, पहली बार रजिस्ट्रेशन के केस में आप इन बिटवीन ले सकते हो। लेकिन आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको 1 अप्रैल को ही डिसाइड करना पड़ता है कि आप कंपोजिशन स्कीम के लिए जाना है या नहीं जाना है। अब एक बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो ध्यान सुनना, आपको अगर कंपोजिशन स्कीम में एंटर होना है तो 1 अप्रैल को ही होना पड़ेगा। अगर आपने 1 अप्रैल को कंपोजिशन स्कीम नहीं ली और टैक्स पे कर दिया, मतलब ये मान लिया जाएगा कि आप कंपोजिशन स्कीम लेने वाले नहीं हो। और आपने अगर कंपोजिशन स्कीम छोड़ दी तो सेम फाइनेंशियल ईयर में वापस नहीं ले सकते। सुनो, आपने अगर कंपोजिशन स्कीम छोड़ दी तो सेम फाइनेंशियल ईयर में आप वापस नहीं ले सकते। इज इट क्लियर? यस और नो? हाँ, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप अगले फाइनेंशियल ईयर में ले सकते हो पर सेम फाइनेंशियल ईयर में नहीं ले सकते हो। वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम, जब तक आप सभी कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तब तक वैलिड है, लेकिन जिस दिन आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में नॉन टैक्सेबल सप्लाई, आउटवर्ड एक्सपोर्ट सप्लाई, या फिर इंटरस्टेट सप्लाई, या फिर आपने जो है ईसीओ सप्लाई, ये ऐसा करंट फाइनेंशियल ईयर में कर दिया, तो जिस दिन आपने किया उसी दिन कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। या जिस दिन आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ 75 लाख या 50 लाख क्रॉस हो गया, उस दिन आपकी कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ कर ली जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये मैंने कुछ कंडीशंस दिया है जो आप पढ़ सकते हो। बाकी स्टेटमेंट वगैरह, फॉर्म वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, एनुअल रिटर्न्स वगैरह की फॉर्म रखने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब ये तो है, यहाँ पे हमने कंपोजिशन स्कीम के बारे में देखा। अब कुछ स्पेशल डिस्कशन कंपोजिशन स्कीम में आपके साथ करना चाहूंगा जो एग्जाम के हिसाब से रिलेवेंट है। बाकी तो हमने जनरल डिस्कशन पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया है। चलो, हाँ, मैं अब मार्जिनल सर्विस पे डिस्कशन करना चाहूंगा। ये मेरे रेगुलर नोट्स का पेज है, चार्ट का नहीं पर रेगुलर नोट्स से मैं करना चाहूंगा। ओके, और ये देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जस्ट मिनट। तो मार्जिनल सर्विस, आप मार्जिनल सर्विस कितना दे सकते हो? तो प्रोविजो 2, ये अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात। प्रोविजो 2 टू सेक्शन 10(1), अगर 10(1) की स्कीम ले रहे हो और मार्जिनल सर्विस, आप तो मार्जिनल सर्विस दे सकते हो 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और 5 lakhs विच एवर इज हायर। टर्नओवर इन स्टेट आपको प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का लेना है, टर्नओवर इन स्टेट आपको प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का लेना है, इतना मार्जिनल सर्विस आप दे सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ टेबल ले रहा हूं। ओके, आपका प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर जो है, ओके, टर्नओवर इन स्टेट। अब मैं एक बात ये कह दूं, ये लिमिट आपको स्टेट वाइज मिलती है, यानी आपकी अगर हर स्टेट में ब्रांचेस है तो स्टेट वाइज आपको ये लिमिट मिलती है। तो ये आपको इस स्टेट में मिले, इस ब्रांच को मिलेगा, उस ब्रांच को मिलेगा, तो हर ब्रांच 10% या 5 लाख विच एवर इज हायर का या बेनिफिट ले सकता है। तो समझ लो आपका टर्नओवर इन स्टेट 10 लाख है, तो 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट 1 लाख या 5 lakhs विच एवर इज हायर, तो आपका 5 lakhs, ओके, ये हायर रहा। 20 लाख है तो 2 लाख या 5 लाख, अगर 60 लाख है तो 6 लाख या 5 लाख, तो ये केस में 6 लाख हायर रहेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा, लिमिट इज अवेलेबल स्टेट वाइज, मतलब हर ब्रांच वाइज आप 10% का एक्स्ट्रा सर्विस दे सकते हो या 5 lakhs विच एवर इज हायर, लेकिन आपका एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में बेटा यहाँ पे, चलो ये तो ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट ख्याल रहे, जैसे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, ध्यान सुनो, एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख था, आपको कंपोजिशन लेस देन 150 लाख था, आपको कंपोजिशन स्कीम मिल गई। तो आप करंट ईयर में गुड्स का सप्लाई, यानी सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, ये सप्लाई आप कर सकते हो। तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स आप कर सकते हो, सर्विस जो है आप मार्जिनल सर्विस तक कर सकते हो, लेकिन ये मार्जिनल सर्विस जिस दिन खत्म हो गई, यानी जो भी आपको मार्जिनल लिमिट मिली होगी, ओके, 10% या 5 lakhs, तो ये मार्जिनल सर्विस जिस दिन खत्म होगी उसके बाद आप गुड्स का सप्लाई कर सकते हो। कब तक कर सकते हो? 1.5 CR या 75 lakhs का गुड्स का सप्लाई। लेकिन मार्जिनल सर्विस खत्म होने के बाद अगर आपने सर्विस का सप्लाई कर दिया तो उसी दिन आपकी कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ कर ली जाएगी प्रोस्पेक्टिवली। ये पॉइंट पे भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे ये इंटरेस्ट वाला क्लॉज है, मैं थोड़ा बाद में लूंगा इसको। चलिए, अब मैं स्पेशल डिस्कशन पे आऊंगा और वो स्पेशल डिस्कशन बेटा इंटरेस्ट के लिए आएगा। हाँ, अब ये जो है, ये इसकी कॉपी जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। हो सकता है कि आपके पास ये कॉपी ना हो, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ये बहुत काम का है और आपको ये बहुत यूजफुल भी रहेगा। ठीक है, तो एक टेबल है मैंने, implication of interest और डिस्काउंटिंग ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट अप्लीकेबल अंडर सेक्शन 10(1) और 10(2)(a). तो इसके इम्प्लीकेशन क्या है इंटरेस्ट के, तो मैंने यहाँ पे एक एक सिचुएशन को लेके समझाया हुआ है। ये आपको टेलीग्राम लिंक में,
ओके, टेलीग्राम लिंक में मैं शेयर कर दूंगा इसका पीडीएफ कॉपी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन कॉलम में आपको चार्ट की भी लिंक दी है, टेलीग्राम लिंक भी दी है, वो टेलीग्राम लिंक आपने ज्वाइन कर लेना है। अगर नहीं होगा तो मैं अभी अपडेट कर दूंगा हमारा सेशन होने के बाद, तो वो आपको ज्वाइन कर लेना है। इज इट क्लियर? तो चलिए, अब इंटरेस्ट जो है, हम देखो क्या करते हैं कंपोजिशन स्कीम में, अगर आपको याद होगा तो कंपोजिशन स्कीम में मोस्टली हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, अगर आपको याद होगा तो एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट, ये हमारा कैलकुलेशन होता है, और 10% की लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है। लॉ क्या कहता है, अगर आप ध्यान से पढ़ो एक्सप्लेनेशन, ओके, तो कहता है कि जब आप एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करोगे तो आप इंटरेस्ट और डिस्काउंट कंसीडर नहीं करोगे या डिस्काउंटिंग कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। अब एग्रीगेट टर्नओवर में कंपोजिशन स्कीम में कब लेता हूं, एक प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जब मुझे लिमिट देखना है, और करंट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। तो जब दोनों भी एग्रीगेट टर्नओवर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको इंटरेस्ट या डिस्काउंटिंग को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ओके। यानी पिछले साल आपका एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरेस्ट होगा तो वो छोड़ दो, और करंट ईयर में भी 1.5 करोड़ जो है, ओके, जब आप लिमिट निकाल रहे हो तो उसको छोड़ दो। दूसरा वो कहते हैं टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे, जहां जहां भी टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे इंटरेस्ट और डिस्काउंट को छोड़ दो, ओके। मतलब क्या, हम टर्न इन स्टेट कब निकालते हैं, हमको जीएसटी जो देना पड़ता है कंपोजिशन स्कीम में ये स्टेट वाइज देना पड़ता है, मतलब 1% ऑफ टर्न इन स्टेट। तो जब आप 1% ऑफ टर्न इन स्टेट ले रहे हो तो उसमें इंटरेस्ट मत कंसीडर करना, हाँ उसमें आप सभी एग्जाम सप्लाई कंसीडर करो, सभी नील रेट सप्लाई कंसीडर करो, आप ऑल टैक्सेबल सप्लाई कंसीडर करो, पर इंटरेस्ट को छोड़ दो, इंटरेस्ट को छोड़ दो। और आप टर्न इन स्टेट और कब लेते हो, जब आप मार्जिनल सर्विस की लिमिट निकालते हो, मार्जिनल सर्विस की लिमिट 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो जब आप टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ले रहे हो तो उसमें भी इंटरेस्ट कंसीडर मत करो। और थर्ड, जब आप 10% की लिमिट ले रहे हो, मतलब जब आपको मार्जिनल सर्विस 10% मिला तो ये 10% की लिमिट में भी इंटरेस्ट कंसीडर नहीं होगा। सर एग्जांपल से समझाओ ना, बिल्कुल बिल्कुल एग्जांपल से, ये एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा, ओके ध्यान से देखिएगा। पहला एग्रीगेट टर्नओवर, समझ लो आप पहला कैलकुलेशन कर रहे हो, एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देख रहे हो, और ये इसलिए देख रहे हो कि आपको कंपोजिशन स्कीम करंट ईयर में मिलेगी या नहीं मिलेगी। एग्जांपल के तौर पे एग्रीगेट टर्नओवर of XYZ Limited in preceding financial year 152 lakhs है, which includes interest on loan advances or deposit 3 lakhs, whether composition levy is available in current financial year or not। आगे बढ़ने के पहले एक बात बता दूं, जीएसटी में इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट, लोन एडवांसेस और डिपॉजिट, और दूसरा इंटरेस्ट होता है डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अगर आपका इंटरेस्ट लोन एडवांसेस और डिपॉजिट का है तो ये एग्जम्प्ट है, सर्विस है पर एग्जम्प्ट है, सर्विस है पर एग्जम्प्ट है। डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन होगा तो ये वैल्यू में ऐड किया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा बच्चे जो है ना, डिस्काउंट जब मैं वर्ड यूज करता हूं ना तो हमारा डिस्काउंटिंग मतलब वो डिस्काउंटिंग नहीं जो कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, वो नहीं। ये डिस्काउंटिंग मतलब जो है कि यहाँ पे बिल डिस्काउंटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग, वो एक तरह का इंटरेस्ट ही होता है क्योंकि इंटरेस्ट पहले काट लिया गया, उसको हम डिस्काउंटिंग कहते हैं। चेक डिस्काउंटिंग वो क्या, उसकी बात कर रहा हूं कि आपको लोन दिया गया और आपका चेक डिस्काउंटिंग कर लिया गया, बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग कर लिया गया, उस डिस्काउंटिंग की हम बात कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, आपका एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 152 लाख था, डन। अब एग्रीगेट टर्नओवर 152 लाख था जिसमें इंटरेस्ट एलिमेंट जो था वो 3 लाख था। तो पिछले साल का जब एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो ये इंटरेस्ट कंसीडर नहीं करोगे, मतलब क्या, तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर 149 लाख आया, और ये 149 लाख आ गया तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी क्योंकि 1.5 करोड़ के नीचे। वैसा तो मेरा टोटल एग्रीगेट टर्नओवर 152 लाख है, लेकिन क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है और इंटरेस्ट एग्जाम सर्विस है, और एग्जाम सर्विस एग्रीगेट टर्नओवर में आती है, ओके, एग्जाम सर्विस एग्रीगेट टर्नओवर में आती है, तो टोटल 152 लाख है, लेकिन मैं इंटरेस्ट निकाल दूंगा 140 लाख, मुझे कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी। ये पहला एग्जांपल। दूसरा, यहां पे एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर डिसाइडिंग विड्रॉल ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अब एक लॉ क्या कहता है कि करंट ईयर में जिस दिन भी आपका
एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ 75 लाख या 50 लाख हो जाएगा, उस दिन कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी। तो करंट ईयर का भी एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करोगे। एग्जांपल के तौर पे देखो, XYZ Limited has opted composition levy in current financial year as turnover of preceding financial year is less than 150 lakhs etc. मतलब उसने कंपोजिशन स्कीम ले लिया। टिल सितंबर करंट फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट टर्नओवर उसका 155 लाख्स हो गया, सितंबर तक 155 लाख्स उसका एग्रीगेट टर्नओवर हो गया, विच इंक्लूड्स ₹10 lakhs फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट। हाँ, अब ये 155 लाख में 10 लाख का उसका इंटरेस्ट है। स्टेट वेदर कंपोजिशन लेवी ऑफ XYZ लिमिटेड हैज लैप्स इन अ मंथ ऑफ सितंबर और स्टिल ही कैन पे द टैक्स ओके अंडर कंपोजिशन लेवी। अब देखो, टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर जा चुका है उसका एग्रीगेट टर्नओवर, लेकिन उसमें 10 लाख का तो इंटरेस्ट ही है ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट। तो क्या उसकी कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो गई या वो अभी भी कुछ कंपोजिशन स्कीम में अपना टैक्स पे कर सकता है? तो मैं ये 10 लाख इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर दूंगा तो कितना है मेरा 145 लाख आया, 145 लाख आया, मतलब अभी भी वो कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू कर सकता है फॉर अगले 5 लाख के लिए। ओके, ये था रिगार्डिंग टू कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट बेटा यहां पे आपको इंटरेस्ट जो है टर्नओवर इन स्टेट के लिए भी एक्सक्लूड कर देना है, क्योंकि आपको टैक्स कैसे पे करना है? आपको टैक्स पे करना है 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट या 5% 6% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट देना है। तो अब वो क्या कहते हैं कि जब आप टर्नओवर इन स्टेट निकालोगे तो इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कर देना, इंटरेस्ट मत लेना उसके अंदर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैन्युफैक्चरर PQR Limited has obtained composition levy in current financial year. Its turnover of state in Maharashtra of first quarter, तो वो कंपोजिशन स्कीम ले चुका है और उसका करंट ईयर का टर्नओवर दिया है 20 लाख, फ्रॉम गुड्स सर्विस से 2 लाख, एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस से 1 लाख और इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस 0.5 लाख। तो आपको इन टर्नओवर स्टेट में इंटरेस्ट नहीं लेना है, बाकी सब कुछ लेना है। बाकी मैन्युफैक्चर इसलिए टैक्सेबल भी लेना है, एग्जाम भी लेना है, यानी 20 + 2 + 1 यानी 23 लाख। तो ये 23 लाख का 1% वो टैक्स देगा, इसमें आप इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करोगे। और उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे ओके, टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल लिमिट ऑफ सर्विस। अब मार्जिनल लिमिट ऑफ सर्विस आपको कितना है? 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ PFY और 5 लाख। तो जब आप PFY का टर्नओवर ले रहे हो तो उसमें आपको ध्यान सुनना, उसमें आपको जो है इंटरेस्ट नहीं लेना है। एग्जांपल के तौर पे ABC लिमिटेड हैज टर्नओवर इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 80 लाख। पिछले साल का उसका PFY का टर्नओवर 80 लाख का था। टर्नओवर इंक्लूड 7 लाख इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट। वेदर ABC लिमिटेड एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी इन करंट फाइनेंशियल ईयर? बिल्कुल ओके, क्यों? क्योंकि 80 - 7 यानी बचा कितना? तो 73 उसका टर्नओवर है पिछले साल का, एग्रीगेट टर्नओवर में से भी इंटरेस्ट एक्सक्लूड होगा तो 73 लाख उसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। ऑल्सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मार्जिनल लिमिट ऑफ सर्विस? मार्जिनल लिमिट ऑफ सर्विस कितनी मिलेगी? तो मार्जिनल लिमिट ऑफ सर्विस में से भी इंटरेस्ट एक्सक्लूड होगा, मतलब 80 - 7 यानी ये कितना हुआ? 73 का 10% यानी 7.3 लाख का उसको यहां पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में बेटा नेक्स्ट एंड लास्ट ये देखिएगा, फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल लिमिट ऑफ सर्विस, मतलब जो 10% का आपको जो लिमिट मिला उसमें भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। जैसे कंटिन्यूइंग द अबव एग्जांपल ऑफ ABC लिमिटेड वेयर मार्जिनल लिमिट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस 7.3 लाख उसको मिला है, यानी वो 7.3 लाख तक सर्विस दे सकता है। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट ये एग्जाम सर्विस है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट, और जो हमें मार्जिनल सर्विस मिली 10%। ओके, ये मार्जिनल सर्विस 10% जो मिली है बेटा, ओके, ये हमको सभी सर्विसेज के लिए मिली है। अब देखो आगे क्या कहते हैं, इन करंट फाइनेंशियल ईयर टिल सितंबर ABC लिमिटेड मेड अ सप्लाई ऑफ 75 लाख एंड सर्विस 9 लाख, यानी करंट ईयर में उसने गुड्स का सप्लाई 75 लाख कर दिया और सर्विस 9 लाख कर दी। अच्छा, उसको सर्विस की लिमिट मिली थी 7.3 और 9 लाख का सर्विस दे दिया, जिसमें इंटरेस्ट जो है 2 लाख का है। अच्छा, तो अभी भी उसकी मार्जिनल सर्विस की लिमिट एग्जॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि 9 - 2 यानी 7 ही यूज हुआ। अगर उसका 7 ही यूज हुआ तो और वो 0.3 लाख का सर्विस एक्स्ट्रा और प्रोवाइड कर सकता है। तो ये एग्जांपल मैंने लिए, मैं आपको ये एग्जांपल शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, तो उसमें मैं जो है ये एग्जांपल की लिस्ट PDF कॉपी में शेयर कर दूंगा। सिंपल वर्ड में एक पॉइंट में बताओ कि आपको बेटा इंटरेस्ट, आपको जब भी कुछ भी कैलकुलेशन करना है तो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, डन। वेल बेटा, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं, आपके आने वाले अटेम्प्ट के लिए एक बस छोटी सी अमेंडमेंट कंपोजिशन स्कीम में हुई है।
और वो ये है कि जो 10-2 की कंडीशंस थी, 10-2 मैं क्लियर कह रहा हूँ, 10-2 इसमें ये जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई था, ये इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई था, ईसीओ सप्लाई था, ये ओनली पहले गुड्स के लिए अप्लीकेबल होता था। नाउ अब आपके लिए, आपको दोनों के लिए अप्लाई करना है, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आई रिपीट, अब आपको जो है दोनों के लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज दोनों के लिए अप्लीकेबल होगा। मतलब आप सर्विस सप्लाई नहीं कर सकते हो यहाँ पे, जो इंटरस्टेट आप नॉन टैक्सेबल सर्विस नहीं दे सकते हो। सर नॉन टैक्सेबल सर्विस का कोई एग्जांपल, जैसे अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस, आपको याद होगा तो अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई सर्विस है। उसके बाद में आप इश्यू सप्लाई गुड्स एज वेल एज सर्विसेज नहीं कर सकते हो। ओके, तो यहां पे एक छोटी सी अमेंडमेंट बस वो कि 10-2 की कंडीशन अब जो है जो गुड्स के लिए एज वेल एज सर्विस के लिए एप्लीकेबल होगी। तो जब आप 10-1 की स्कीम लेते हो तो आपको दो कैटेगरी में सर्विसेज अलाउड है। पहली सर्विस अगर आपको याद होगा तो आपको यहां पे रेस्टोरेंट और कैटरिंग, तो उसको ये कंडीशन लागू हो जाएगी, एज वेल एज मार्जिनल लिमिट तक आपको सर्विसेज अलाउड है। दोस्तों सॉरी कुछ गड़बड़ हो रही है, हाँ मार्जिनल लिमिट तक आपको कुछ सर्विसेज अलाउड है। तो ये मार्जिनल लिमिट तक जो सर्विसेज अलाउड है वो भी आप इंटरस्टेट, नॉन टैक्सेबल या फिर इश्यू सप्लाई नहीं कर सकते हो। और ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूं 10-2 की कंडीशन हो या यहाँ पे 10-2 की कंडीशन हो या 10-2A की कंडीशन हो, ये ओनली करंट फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नहीं। मतलब आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी कर सकते हो, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ओके इंटरस्टेट करो, आप नॉन टैक्सेबल करो, ईसीओ सप्लाई करो, आप कुछ भी करो, उससे आपकी कंपोजिशन स्कीम अफेक्ट नहीं होगी, वो एग्रीगेट टर्नओवर में ले लिया जाएगा। लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर में आपने अगर ये सप्लाई किया, जो 10-2 का सप्लाई, सॉरी बेटा, ये जो 10-2 का सप्लाई और आपने ये 10-2 का सप्लाई किया, तो वो सिचुएशन में आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी या उसी दिन विड्रॉ कर ली जाएगी जिस दिन आपने ये सप्लाई किया हो। आई होप यू अंडरस्टूड। वो गुड्स एज वेल एज सर्विस दोनों के लिए आपको लेना है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया बेटा कंपोजिशन स्कीम। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और अभी मेरे साथ फटाफट क्वेश्चन भी देख लो और ये चैप्टर कंप्लीट कर लो। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही मैं छोटी छोटी रिवीजन चैप्टर वाइज आपके लिए लेके आऊंगा। आप रियली इसको बहुत एंजॉय करोगे और आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा। एक टीचर के लिए अभी तो ऑनलाइन में बेटा, तो हमें तभी समझ में आता है कि आपको अच्छे से समझ में आया नहीं आया जब आप अपनी कमेंट्स देते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।